अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में गंदम के बहरान ने पंजाब और वफाकी हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इंक्वायरियां कर रहे हैं। लीगी कायद नवाज शरीफ ने भी अपने भाई और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पीर के रोज तलब कर लिया है। दूसरी जानिब किसान सरापा एहतजाज हैं और इस एहतजाज को मजीद तेज करने की तैयारियां हो रही हैं, जबकि पंजाब हुकूमत को 7 रोज की डेडलाइन दे दी गई है और यह खबरदार किया गया है कि गंदम खरीदारी फौरी शुरू ना हुई तो मजबूरन पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज होगा। जबकि मुतालिबात ना माने जाने की सूरत में पाकिस्तान में तमाम कौमी शाहराहों को बंद कर दिया जाएगा और इस ही मुमकिन एहतजाजी तहरीक को हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातें भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए पर तुल रही हैं। गो के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस बहरान का जिम्मेदार तो साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की हुकूमत को समझते हैं, लेकिन कुछ न कुछ जिम्मेदारी उन्हीं के नायब वज़ीर-ए-आज़म यानी इसाक डार पर भी आ रही है, जिन्होंने भी जुलाई 2023 में होने वाली ECC इजलास में मजीद गंदम दरामद करने की मंजूरी दी थी। यानी जहां इस मामले में अनवारुल्लाह काकड़ की निगरान हुकूमत का हिस्सा है, वहां उनसे कबल PDM सरकार के वजीर खजाना इसाक डार को भी बरी जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता। और यही वो नुकता है जिसको गुज़िश्ता रोज ही हमारे प्रोग्राम में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी भर कैसे उठाया। गंदम वाला सर स्कैंडल है जिससे सर उठाया है, आपकी नज़र में सर इसका कौन जिम्मेदार है? कोई चीज़ भी हुकूमत दरामद नहीं कर सकती जब तक ECC फैसला ना दे। अगर गलत फैसला हुआ है तो ECC में होगा ना। डार साहब भी उसमें जिम्मेदार बनते हैं ना फिर? जी, ECC जिम्मेदार बनती है। उसको चेयर डार साहब कर रहे थे उस वक्त। उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये समरी जो आई थी कैसे, पहले मिनिस्ट्री से पूछे समरी कैसे आई थी, फिर डार साहब से पूछे किस बुनियाद पर आपने फैसला किया था। दूसरी जानिब शहबाज हुकूमत किसी सूरत भी यह खुद जिम्मेदारी लेने से इनकारी है। मौजूदा हुकूमत को इब्तदाई रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गंदम दरामद पर कस्टम ड्यूटी और GST की छूट दी गई और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की मंजूरी मिलने के बाद वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने समरी अरसाल की। इस रिपोर्ट के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ भी मंजर आम पर आए, जिन्होंने शहबाज हुकूमत के तमाम इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। एक इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए अनवारुल्लाह काकड़ का मजीद कहना था कि गंदम के मामले से निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त सब लोग किसानों के हमदर्द बने हुए हैं। गंदम खरीदने की समरी कैबिनेट में आई थी। हुकूमत तहकीकात करना चाहती है तो करें, किसने रोका है? गंदम हुकूमत ने नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर ने दरामद की। ताहम इस मामले में लीगी कैंप किसी सूरत भी अनवारुल्लाह काकड़ को क्लीन चिट देने को तैयार नहीं, जिसकी झलक गुज़िश्ता रोज उस खबर की सूरत में सामने आई जब लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के दरमियान तल्ख कलामी का वाक़या हुआ। इस तनाज़े में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए बज़ाहिर चैलेंज उनके अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की जानिब से भी सामने आ रहा है, जिन्होंने इस मामले को निशाने पर रख लिया है। आज भी नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें गंदम बहरान पैदा करने वालों के एहतसाब का फैसला किया गया। इजलास में वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने ब्रीफिंग दी और कहा कि गंदम के बहरान की जिम्मेदारी बैरून मुल्क से गंदम दरामद करने वालों पर आयद होती है। इस इजलास में यह इंकशाफ भी किया गया कि निगरान हुकूमत के दौर में गंदम की दरामदगी से गंदम दरामद करने से पहले और मंजूरी बाद में दी गई गंदम लाने वाला बहरी जहाज 25 रोज के बजाय 7 रोज में पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। इस मामले पर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को 6 मई बरोज़ पीर को लाहौर तलब भी कर रखा है, जहां इस स्कैंडल की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद ही पंजाब हुकूमत गंदम खरीदने या ना खरीदने का फैसला करेगी। दूसरी जानिब किसानों को बनाने के लिए नवाज शरीफ ने 5 अरब रुपए के किसान कार्ड देने की हिदायत भी की है। इस स्कैंडल और पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे हम जाए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अज़मा बुखारी साहब ये बताएं कि ये जो स्कैंडल है गंदम का, ये अब काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। किसानों ने 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी है, गंदम की खरीदारी नहीं करते तो वो पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे, सड़कें बंद कर देंगे, रेलवे ट्रैक बंद कर देंगे। तो ये बताएं कि काफ़ी ज़्यादा इस पे तहकीकात वगैरह भी इस वक्त जारी हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब को बुलाया है मुलाकात के लिए, उनसे ब्रीफिंग लेने के लिए गंदम के स्कैंडल के हवाले से। तो क्या जो निगरान हुकूमत तक के किरदार है सिर्फ उन तक ही जाया जाएगा या उससे पीछे भी अगर जो इसकी जड़ है इस सारे मामले की वहां तक जाया जाएगा, चाहे वो आपकी 16 महीने की गवर्नमेंट तक भी जाती हो? बहुत शुक्रिया। एक तो देखो समर, बात यह है कि जो ये पूरा मसला जो है इसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खुद इसको हाईलाइट किया, खुद इसको जो है वो टेकअप किया और खुद तहकीकात का ऐलान किया। और शहबाज साहब की हुकूमत का ये एक हमेशा से तुरा इम्तियाज रहा है कि वो कोई भी इस तरह की चीज जो जिसको एक्सचेकर को जिससे नुकसान होता हो, जिससे जो है वो कोई पंजाब की या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कोई इशू जो है वो इस तरह का रेज होता हो तो वो उसको खुद टेकअप करते हैं, उसको खुद देखते हैं। इसके ऊपर उन्होंने खुद से ये कमेटी जो है फॉर्मुलेट की। उस कमेटी की अभी जो है वो तहकीकात जो है वो चल रही हैं, अभी कोई उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन अभी मैंने मीडिया चैनल्स पे ही देखा, जराए से चल रहा था कि शायद सेक्रेटरी फूड को जो है वो भी सैक कर दिया गया है, ये करने जा रहे हैं।
तो ये तो रेस्ट एश्योर होना चाहिए कि ये जो एक फॉल्स फ्लैग हुआ, जिसके ऊपर जो है वो आज काश्तकार भी परेशान है, पंजाब की हुकूमत जो है वो भी जो है ऑन द टोज है, और बाकी भी मतलब एक पूरा सिस्टम जो है वो उसको प्रॉब्लम हुआ है। तो ये फॉल्स फ्लैग क्यों हुआ, ये इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, अगर ये पहले से जो है वो नोटिस में आ गया था, फिर उसको रोका क्यों नहीं गया, और ये तमाम चीजें हैं जो अंडर डिस्कशन है। मेरा ख्याल है कि हमें इसकी तहकीकात के कंप्लीट होने का इंतजार कर लेना चाहिए। दूसरा इशू जो पंजाब के अब जो 3900 स्पोर्ट्स प्राइस है, उसके बाद जो अब सियासी तौर पर इस इशू को उछाला जा रहा है कि जी वो पंजाब में काश्तकार मर गया, पंजाब में काश्तकार के साथ नुकसान हो गया। देखिए, गुजारिश ये है कि 3900 ही प्राइस है सिंध के अंदर भी, और सिंध में जो है वो जी उसमें जो है फरवरी में जो कटिंग है वो शुरू हो जाती है। सो वहां पर अभी तक मैंने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं देखे कि वहां पर जो है वो क्या सूरत हाल है, वहां पर गंदम की खरीदारी हो रही है नहीं हो रही है। और ये जो वहाँ के वज़ीर-ए-आला ने आज गुफ्तगू की है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है। वो कहते हैं पंजाब में ये मसला चल रहा है, हमारे यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं चल रहा किसानों का। नहीं, उन्हें नहीं, वो अच्छी बात है अगर वो कह रही है, मेरी भी ख्वाहिश और दुआ है कि ऐसा ही हो। लेकिन यह है कि वहां पर खरीदारी कितनी हुई है। अब देखिए, पहली तो बात यह है कि सारी जितनी भी गंदम उगती है वो कभी भी कोई हुकूमत पूरी नहीं खरीदती है, वो हमेशा हर दौरे हुकूमत में वो आप फूड सिक्योरिटी के लिए आप हुकूमतें जो है वो थोड़ी सी गंदम खरीदती है, बाकी वो पब्लिक सेक्टर को ही जाती है। लेकिन यहाँ पंजाब में वो पार्टी इसको, जो अपोजिशन पार्टी है हमारी तरीके फसाद, वो इसको जो है वो उछाल रही है, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में दो किसान ठोकर न्याज बेग पर गोलियां मार के उनको शहीद कर दिया था। वो तो अभी काकर साहब भी कहते थे, तरीके साहब ही काकर साहब भी कह रहे थे कि सूबाई हुकूमतों की ये सारी जिम्मेदारी है कि उसकी नाकामी सूबाई हुकूमत की, पर्टिकुलरली उन्होंने कहा जी वो प्रोक्योर नहीं कर रही है गंदम, और ये बात कल शायद हकान अब्बासी साहब ने भी की है। देखिए, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, ये उनके कहने से तो जो है वो होता नहीं है। प्रोक्योर कितनी करनी है, देखिए ये अब मतलब मैं कहना नहीं चाहती, बट सवाल तो ये है कि अगर जो फॉल्स फ्लैग हुआ, जो आपने गंदम मंगा के आज भी जिसका इंटरेस्ट रेट भी दे रही है पंजाब हुकूमत, जो अभी भी गोडाउन्स के अंदर जो है वो सड़ रही है, वो फॉल्स फ्लैग से क्या मुराद है बाय द वे अज़मा बुखारी साहबा? जरा इसको एलैबोरेट कर दें फॉल्स फ्लैग को। जी, ये जो है वो कहा गया कि जी गंदम की किल्लत हो जाएगी और हमें गंदम जो है वो बाहर से खरीदनी है, और गालिबन यूक्रेन से जो है वो गंदम खरीदी गई, जो आज भी गोडाउन्स के अंदर पड़ी है और सड़ रही है वहां पर। वो गोडाउन्स जो है वो उनका किराया भी हम दे रहे हैं, उसका इंटरेस्ट रेट भी जो है वो हम पे कर रहे हैं। और अगर वो गोडाउन्स जो है वो खाली होते, अगर वहां पर जो है ये गुंजाइश होती, तो यकीनन हम अपने काश्तकार की गंदम ही खरीदते ना। लेकिन अज़मा साहबा, ये मामला तो फिर पीछे जाता है, ये मामला तो फिर पीछे जाता है, फिर ये जुलाई 2023 पे जाता है, जब आज के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो है उस वक्त ACC के सरबराह थे, और ACC में ये समरी मंजूर हुई थी कि गंदम की जो है वो कमी हो सकती, गंदम दरामद करनी चाहिए। और उस वक्त उन्होंने स्टेट बैंक को ये कहा भी था खत लेके भाई कि आप जो है वो LCs खुलवा दे ताकि गंदम दरामद की जा सके। ये खुरा तो फिर वहां तक जाता है, फिर इसहाक डार साहब तक। देखिए, नहीं, कुरा तो फिर मतलब जहां पे जाएगा। मैंने तो पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसकी तहकीकात करा रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला होता तो हम ये उन्होंने रेस किया तो आप सब लोगों को पता चला ना, जब तहकीकात के लिए कमेटी बनी। दूसरी बात ये है कि ये बात भी तो देखने वाली है कि ये समरी कहाँ से आई, कैसे इनिशिएट हुई, और अगर ये जो है इसको फिर रोका क्यों नहीं गया। अगर ये जो इदारे इसके अंदर पास्को है, बाकी इदारे हैं, इन तमाम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी। तो मैंने ये कहा इसकी तहकीकात को कंप्लीट होने दें। मैं पंजाब के इशू पे बात कर रही थी कि पंजाब के ऊपर जो अब इसके ऊपर सियासत की जा रही है। अब जो किसान इत्तेहाद के भी 3 ग्रुप्स हैं भाई, और उनके अंदर एक ग्रुप जो इस वक्त सड़कों पर, जिसको आने का बहुत शौक है, जिसका बहुत दिल चाह रहा है कि हम सड़कें बंद कर देंगे, हम ट्रेनें बंद कर देंगे, तो कानून को तो हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब इसमें जो मैं बात करता पहले कि खुरा इसका अगर जाता है पीछे तक जाता है, अगर हम बात करें जुलाई 2023 तक, तो यानी कि आप ये करिए कि शफाफ तहकीकात होंगी सारे मामले की, चाहे साख डार साहब रगड़े में आते हैं या जो भी आता है, किसी का सरफा नहीं या लिहाज नहीं किया जाएगा, ऐसा ही है। देखिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैंने बड़ा क्लियरली कहा, और मैंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद इसकी तहकीकात करा रहे हैं, वो खुद इस मैटर को देख रहे हैं, और ये जो इसके अंदर जिस भी सतह के ऊपर, इसके ऊपर जहां भी नाअहली हुई है, गफलत हुई है, जो भी हुआ है, उसको बिल्कुल हमें, मेरा ख्याल है, थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए कि इसकी तहकीकात की रिपोर्ट जो है वो आ जाए,
और बिल्कुल साफ शफाफ तहकीकात खुद प्राइम मिनिस्टर साहब उसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो आ जाए, फिर हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम इसकी बात कर सकें। और किसी किस्म की मसलियत की शिकार हुकूमत नहीं होगी इस मामले के ऊपर, कोई अपना कमाल करते हो समर, आप कमाल करते हो। अगर मसलहत का शिकार होना होता तो फिर क्या प्राइम मिनिस्टर साहब खुद टेकअप करते इसको? मतलब कोई जो बात करने वाली है जो उसको तो देख लो ना। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं, कल शाहिद हक्कान अब्बासी साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा जी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि पंजाब में इस वक्त बारदाना की फ़ी बोरी पे जो है 500 रुपये इस वक्त रिश्वत ली जा रही है। ये हकीकत है कि मैं आपको जरा सुना भी देता हूँ, बल्कि शॉर्ट हमारे पास मौजूद भी है, अगर आपको सुना भी देते हैं वो उन्होंने एग्जैक्टली क्या इल्ज़ाम लगाया। इस वक्त 500 रुपये फ़ी बैग रिश्वत वसूल की जा रही है। अब किसी से पूछ लें, इस वक्त पंजाब में सबसे बड़ा कारोबार है कि बैग 25,000 बैग 50,000 बैग ये दिलवाएं जी, पैसे ले लें। 500 रुपया मैं किसी इल्जाम में पूरे वसूल से आपको बता रहा हूं। पंजाब हुकूमत कर रही है, हुकूमत के नीचे जो रिश्वत हो रही है ना। देखिए बात यह है कि एक तो हक्कान अब्बासी साहब अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं और जाहिर है उनको भी कहीं ना कहीं खबरों में इन रहने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इस तरह की फुलझड़ियां अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर तो इल्जाम ये लग रहा है कि बारदाना मिल ही नहीं रहा, बारदाना हुकूमत दे ही नहीं रही। तो फिर कोई एक इल्जाम तो ढंग से लगा ले, या पहले तय कर ले कि बारदाना मिल रहा है वो रिश्वत मिल रहा है, या ये तय कर ले कि बारदाना मिल ही नहीं रहा। मतलब हर बंदे का जो दिल चाह रहा है वो कह रहा है, बिकॉज एक इशू जो है वो मीडिया के ऊपर हाईलाइटेड है, तो हर एक को जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई अपनी फुलझड़ी तो छोड़नी है ना। ये तो क्लियर है कि 6 एकड़ तक वाले किसानों को तो मिल रहा है और उस पर ये इल्जाम है कि भाई वो 500 रिश्वत के साथ मिल रहा है, बाकी उससे ऊपर पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की, भाई उससे ऊपर नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हक्कान अब्बासी साहब अब जो है वो उनको प्राइम मिनिस्टर बने हुए भी काफी अरसा हो गया है, उनको जो है वो मालूमात उन तक जो है वो नहीं पहुंचती हैं, या वो जानबूझकर अब जो बातें कर रहे हैं वो मैं उस पर क्या ही कहूँ। अच्छा, आपने अभी नाम लिया शाहिद हक्कान अब्बासी साहब का कि वो अपनी पार्टी बना रहे हैं, इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, उनका भी नून लीग से ताल्लुक़ रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने पब्लिकली मुस्लिम लीग नून छोड़ने का या मुस्लिम लीग नून ने उनसे डिस्टेंस इख्तियार अभी तक नहीं किया। उसमें शाहिद हक्कान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, आसिफ किरमानी साहब हैं। इनके बारे में पार्टी क्या, ये जो आपका 11 मई को इजलास हो रहा है, इनके बारे में भी उसमें कोई आ रही है भाई कि इनको पार्टी से बाकायदा तौर पर बेदखल किया जाए या कोई शोकाज किया जाए या इनकी रुकनीत जो है वो बुनियादी ख़त्म की जाए? क्या इस वाले से पार्टी की पॉलिसी है? नहीं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है कि 11 को जो है, हमारा तो मेन मकसद 11 को मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो सदारत के कुर्सी पे बैठाना है ताकि वो पार्टी को जो है वो संभाल सकें। अब जो लोग तो अपनी मर्जी से, जैसे हक्कान अब्बासी साहब अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उनका राइट है, वो कर सकते हैं। तो मुझे इस हवाले से इल्म नहीं है कि लेकिन ये है कि डिसिप्लिन, जाहिर है अगर वो पार्टी में है तो फिर डिसिप्लिन भी कोई चीज होती है, और अगर वो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ना चाहते हैं तो फिर वो खुद ही उसका ऐलान फरमाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मुझे इसके अलावा ये बताएं अज़मा भारी साहिबा कि इस वक्त सियासी माहौल दोबारा से गर्म हो रहा है। एक तरफ किसान सड़कों पर हैं, फिर जमीयत उलमा इस्लाम पे यानी मौलाना फजल रहमान साहब ने भी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू कर दी हुई है, और तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान किया कि अब वो पंजाब में जलसे करने के लिए आ रही है, यानी मूवमेंट जो है वो पंजाब के अंदर एंटर हो रही है। कैसे निपटेंगे, पॉलिसी क्या है कि करने दिए जाएंगे जलसे एहतजाज या सख्त पॉलिसी होगी, जिस तरह से हमने किसानों के बारे से देखा एक हफ्ता पहले कि जो उनको उन पर लाठीचार्ज हुआ या शेलिंग वगैरह हुई, उसी तरह से सख्त पॉलिसी होगी, भाई कोई एहतजाज वगैरह अलाउ नहीं किया जाएगा पंजाब के अंदर? मुझे मतलब फिर कहना पड़ेगा कि समझ थोड़ा जो हकायक और चीजें हैं उसको जरा उस तरह से रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई एक होता है ना, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई शेलिंग हुई है, कोई वो हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया जिन्होंने सड़कें ब्लॉक की थी, उनको थोड़ी देर बाद छोड़ दिया गया। हम वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिन्होंने लोगों को जो है किसानों को गोलियां मारी थी, जैसे मैंने आपको याद कराया, उसको कहते हैं कि आप जो, लेकिन एहतजाज का एक तरीकाकार है, एहतजाज की इजाजत जो है वो लेकर आप जहां मर्जी एहतजाज करें, बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। लेकिन मैंने सड़कें नहीं, मैंने जो है वो लोगों को चलने नहीं देना, मैंने सिर्फ राइट्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की चंद सियासी कारकुनों के तो नहीं है ना, बाकी लोगों के भी राइट्स हैं, उनको भी दफ्तरों में जाना है, उनको भी स्कूलों में जाना है, हर जगह जाना है। और अगर ये जो है वो एक मखसूस जगह के ऊपर अपना एहतजाज करें, 100 दफा करें, इनको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर किसी को एडवेंचर का शौक आएगा, उनको मुझे सड़कें बंद करनी है, मुझे ट्रेनें बंद करनी है, मुझे फलाना बंद करना है, तो आई एम सॉरी, वो तो नहीं हो पाएगा। बाकी अब ये बताएं कि हुकूमत की मुद्दत के वाले से आज से 2 हफ्ते पहले खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि असम्बली की मुद्दत के बारे में तो श्योरिटी से कहा जा सकता है कि वो पूरी कर लेगी, गवर्नमेंट की मुद्दत के बारे में कॉन्फिडेंस से नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी होगी या नहीं होगी।
आप कॉन्फिडेंट है सेंटर और पंजाब दोनों के बारे से कि कोई ऐसा मसला नहीं है, कर लेंगे, मुद्दत पूरी, चुके ये मूवमेंट चल रही है, काफ़ी सारे इशू चल रहे हैं आपकी गवर्नमेंट को लेके? ये तो हमारे मुल्क में रिवाज है ना जी। जब भी हुकूमत आती है हम उसको कहते हैं बस अब जाने वाली है, बस सुबह जाने वाली है, बस 3 महीने में चली जाएगी, बस 6 महीने में चली जाएगी। क्यों जाएगी भी? सवाल ये है कि इस मुल्क में धरने भी हुए, इस मुल्क में लॉन्ग मार्च भी हुए, इस मुल्क में छोड़ूंगा नहीं, मैं आग लगा दूंगा, 9 मई भी हुआ। लेकिन यह है कि हुकूमतों को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए। सिर्फ वही लोग जो हैं, जो इस सिस्टम के हमेशा खिलाफ रहे हैं, जो हमेशा हुकूमत में होते हैं तब भी साजिशें करते हैं, हुकूमत से बाहर होते हैं तब भी साजिशें करते हैं, लेकिन उनकी साजिशें 2014 से चल रही हैं, पहले भी कभी कामयाब नहीं हुई थी, अब भी कामयाब नहीं होंगी। 5 साल जो है वो जो टेन्योर है हुकूमत का, वफाकी हो या बाकी सूबाई हुकूमत है, उनको अपने टेन्योर पूरा करना है। सही है, बहुत शुक्रिया अज़मा भारी साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में सर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करेगी या नहीं करेगी। बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, हर गुजरते दिन के साथ कन्फ्यूजन इस हवाले से बढ़ती जा रही है। और एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कल जो हुई थी, आर्टिकल 175 में तरमीम के हवाले से जो फैसला हुकूमत ने किया है, एक आइनी इस्लाहात का पैकेज आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और बाकी आला अदलिया में जजेस की तकर्री के हवाले से तरीक़ेकार को तब्दील करने की बातें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ भी इस कमेटी में उसे शामिल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ कैसे रिएक्ट करेगी सारे मामले पे, क्या कॉपरेट करेगी तरमीम के अंदर या इसको रोकने की कोशिश करेगी? बात होगी मुख्तसर ब्रेक के बाद। लतीफ़ खोसा साहब से हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ जिससे मुज़ाकरात चाहती है वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं चाहते, और जो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहता है तहरीक इंसाफ उससे मुज़ाकरात करना नहीं चाहती। ये वो सियासी धुन है जो बिलूम मुल्की और बिलखसूस तहरीक इंसाफ की सियासत पर छाई हुई है। दिलचस्प बल्कि हैरानकुन बात यह है कि PTI जिनसे मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है उन पर ही हर रोज़ जारहाना बयानात भी उनके खिलाफ देती है और संगीन इल्ज़ामात भी लगाती है। ये इल्ज़ामात और बयानात निचली सतह की क़यादत नहीं बल्कि खुद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता कई रोज़ से इमरान खान ने मुल्की इस्टेब्लिशमेंट को निशाने पर लिए रखा है, कभी कोई बयान तो कभी कोई कालम, और हदफ सिर्फ और सिर्फ अस्करी क़यादत, लेकिन साथ ही साथ उसी क़यादत से बातचीत के लिए सिग्नल्स भी भेज रहे हैं। गुज़िश्ता सुबह बानी PTI का टेलीग्राफ में कालम छपा जिस पर फौज पर चढ़ाई थी, तो शाम को डियाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में ये दुहाई दी कि वो 18 माह से कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासत में बातचीत होती है ताहम 3 जमातों के अलावा सबसे बातचीत करेंगे, जिसके लिए कमेटी भी तश्कील दी है। ताहम शाम में जब इमरान खान का एक और बयान सामने आया कौम के नाम, उसमें फिर उन्होंने इन तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। अब इस सारी सूरत हाल में एक तरफ तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलाने की जब बात की तो JUI को दावत दी अपनी तहरीक में शामिल करने के लिए, ताहम मौलाना फजलुर रहमान ने भी अब बड़ा साफ इनकार कर दिया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर तहरीक नहीं चलाएंगे बल्कि वो अलग से अपनी तहरीक चलाएंगे। इसके अलावा जो है असद कैसर साहब ने चूंकि रिसेंटली बयान दिया था कि वो मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश करेंगे, सालाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मौलाना ने आज साफ इनकार कर दिया। तो अब तहरीक इंसाफ ने फिर से जमात इस्लामी की तरफ देखना शुरू कर दिया है और आज महमूद अचकज़ई की मुलाकात भी हुई है जमात इस्लामी के नौमुंतखब अमीर जनाब जो है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उनके साथ। इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ किस तरह से आगे बढ़ेगी, और पर्टिकुलरली इस वक्त एक बड़ा मामला है जो कि हुकूमत करने जा रही है, वो है आर्टिकल 175 में तरमीम के वाले से जजों की तकर्री को लेकर, उसमें तहरीक इंसाफ कैसे रिएक्ट करेगी, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ़ साहब से। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर ये बताएं कि सबसे पहले कि बड़ी कन्फ्यूजन इस वक्त पैदा हो चुकी है। खान साहब का जेल से पैगाम आता जी मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कोई 3 रुकनी कमेटी बना दी है। फिर हम देखते हैं जनाब के आपके पार्टी के दीगर रहनुमाओं के बयान आना शुरू हो जाते हैं जनाब के नहीं जी हम तो सियासी लोगों से भी मुज़ाकरात करेंगे। पहले खान साहब की पोजीशन बड़ी वाज़ेह थी जनाब के सियासतदानों से, नहीं पर्टिकुलरली नून लीग पीपल्स पार्टी या MKM से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब कल खान साहब का जो ताज़ा तरीन बयान जारी हुआ है जो उन्होंने कौम के नाम पैगाम जारी किया है, उसमें खान साहब ने कहा है कि बेशक के सियासतदान कुछ हमारे हरीफ ही हैं, तो मुज़ाकरात तो हरीफ से ही होते हैं, हरीफ से तो नहीं हो सकते, तो बिल्कुल करेंगे उनसे हम बातचीत वगैरह। तो पॉलिसी है कि आपने मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं या हुकूमत से करने हैं, हुकूमत में बैठी पीपल्स पार्टी नून लीग MKM के साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने है, क्या आपकी पॉलिसी स्ट्रेटजी? देखें हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है और खान साहब का भी आपने आधा बयान बताया है, बाकी का मुकम्मल कर लीजिएगा। देखें हरीफ बिल्कुल वही होता है जो आपका मुखालिफ होता है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है क्या वो वाकई ही इलेक्शन
जीत कर इक़्तिदार में आई है और कि क्या मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वाकई लाहौर से जीते हुए हैं। मैं तो खुद लाहौर का MNA बना हूँ, लाहौर की एक सीट भी नहीं जीते है मुस्लिम लीग नवाज़। और इसी तरह जो माशाअल्लाह हमारी काबीना में बहुत मोतबर अशखास बैठे हुए हैं, ख्वाजा आसिफ ले लें, वो भी रेहाना डार से हारे हुए हैं। मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब खुद जो है डॉक्टर मरियम से हारे हुए हैं, डॉक्टर हमारी यास्मीन राशिद से हारे हुए हैं। सो माफ़ कीजिएगा, बात तो ये है कि पहले मैंडेट तो रिस्टोर कर दें अवाम का। आपने मरियम नवाज साहब का नाम नहीं लिया, आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट हर कि वो ठीक जीती हैं इलेक्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो अर्ज किया कि लाहौर से एक सीट भी नहीं जीती है मुस्लिम लीग नवाज। जी फोसर साहब, आपका वाइट पेपर है, मेरे सामने पड़ी है चीजें, उसमें PP 159 जहाँ से मरीम नवाज साहब कामयाबी, आपने वो चैलेंज नहीं किया, वो जो आपने 43 हल्के मेंशन किया अपने वाइट पेपर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसमें PP 159 का जिक्र ही कोई नहीं है, जहाँ से मरीम नवाज साहब जीती हैं और 2100 वोटों से उनकी कामयाबी उन्हें मिली है। नहीं, हमने नेशनल असेंबली के इलेक्शंस की बात की है। नेशनल असेंबलीज में हमारे आपने पंजाब असेंबली की आपने मेंशन की हुई है, उसके अंदर देखें वो है, लेकिन 180 जब हम सीटें कहते हैं और हमारे 93-94 पे लाके खड़ा कर दिया। बाकी जो है इन्होंने बिल्कुल फॉर्म 47 के ज़रिए उनको जो है पुशअप किया है, वो हमारी जाएंगी बिल्कुल। हमने चैलेंज भी किया हुआ है और इंशाअल्लाह इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में भी आप देखेंगे कि वो बातें खुल के आ जाएगी, अगर किसी ने सही माने में जो है वो उसको चलाने की कोशिश की और इंसाफ। खोसर साहब ये बता दें कि मुज़ाकरात फिर आप किससे करेंगे? फौज के साथ मुज़ाकरात होंगे या आप सिविलियन गवर्नमेंट यानी कि जो मौजूदा हुकूमत है, जिसे आप अपना हरीफ भी कहते हैं, हाँ साहब कहते हैं हरीफ से मुज़ाकरात होने किससे होने, और इस हुकूमत से आप मुज़ाकरात करेंगे, किससे करेंगे? देखिए मुज़ाकरात अगर इन्होंने वाकई ही संजीदा है मुज़ाकरात, अभी तो ये आईनी तरमीम की बातें कर रहे हैं, आर्टिकल 175A की बातें कर रहे हैं तरमीम। कभी कहते हैं 3 साल हम एक्सटेंशन देने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो ये पहले हुकूमत तो वाज़े करे कि क्या आपके पास 2/3 अक्सरियत है कि आप जो है पार्लियामान में ले जा रहे हैं आईनी तरमीम की सोच रहे हैं। तो देखें जब तक ये कंसेंसस नहीं होगा ना तो आपकी पार्लियामान चल सकती है, माफ़ कीजिएगा, पॉलिटिकल जो है आपको स्पेक्ट्रम को तसही करना पड़ेगा। हमारा जो है वैसे इस हफ्ते में लगी हुई हैं बेंचेस में, एक तो हमारा जो स्पेशल सीट्स इन्होंने छीनी है, जो पेशावर हाई कोर्ट का जी वो लगा हुआ है, वो 3 रुकनी बेंच सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में साहब। कितनी उम्मीद है, कितनी होप है आपको जनाब के ये जो मखसूस हिस्सों वाला फैसला है ये आपके हक में आ जाएगा? क्योंकि आपके जो वकील हैं, पर्टिकुलरली मैं बात करूं अली जफर साहब की, वो तो ये कंसीड कर चुके हैं कि हाँ ये हमसे गलती हुई है कि हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था। यही बात शेर अफजल महमद साहब भी हमारे प्रोग्राम में मान चुके हैं कि हाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक ऐसी पार्टी जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट ही नहीं की, उस पार्टी में शामिल होना हमारे लिए एक गलत फैसला था इत्तेहाद उससे। तो आप भी मानते हैं कि ये गलत था, और जब आपकी पार्टी के लोग ये मान रहे हैं पब्लिकली भाई ये गलत फैसला था, तो फिर किस बुनियाद पर आपको ये मखसूस हिस्सें मिलेगी? नहीं समझ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें ये पार्लिमानी पार्टी और जो है पॉलिटिकल पार्टी में बड़ी डिस्टिंक्शन वाज़े है, आइन में भी है और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2017 में भी ये जो है तारीफ़ की गई है। डेफिनेशंस अगर देख लें, पॉलिटिकल पार्टी सुन्नी इत्तेहाद पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड है, उसका सिंबल है। वो इलेक्शन में उस पार्टी ने ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गलत फैसला है और गलती हुई हमसे। नहीं, कोई ऐसी गलती नहीं है। देखिए पार्लिमानी पार्टी का लफ्ज़ वहाँ आपने सुप्रीम कोर्ट की फैसला देख लिया जब मोहतरम ये आया था चौधरी शुजात साहब और परवेज़ इलाही के दरमियान। उन्होंने कहा चौधरी शुजात साहब पार्टी के हेड ज़रूर हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और पार्लिमानी पार्टी की तफरीक की गई है। तो मैं आपको बिल्कुल मैं आपका पॉइंट को समझ गया हूँ, लेकिन जहाँ मामला पार्लिमानी पार्टी का तो नहीं है सर, यहाँ तो मामला यह है कि इलेक्शन में जब आप जाते हैं, इलेक्शन एक्ट तो ये कहता है सर जो पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, कंटेस्टिंग पार्टीज जो है वो मखसूस हिस्से नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मंतहा नहीं है आइन की, कानून की। आपको नज़र आ जाएगा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देखें इसमें यह है कि पॉलिटिकल आपको 3 दिन दिए जाते हैं इंडिपेंडेंट्स को
कि 3 दिन के अंदर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी, वहां पार्लिमानी पार्टी लफ्ज नहीं है, माफ कीजिएगा, आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने पॉलिटिकल पार्टी 3 दिन के अंदर ज्वाइन की और उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जब आपको मखसूस नशिस्तों को मिलेगी तो वो पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगी, ना कि पार्लिमानी पार्टी। सो ये कौन ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कर रहा है, प्लीड कर रहा है पीटीआई की तरफ से? रिप्रेजेंट कौन कर रहा है पीटीआई को? ये अली जफर साहब करेंगे, हम भी वहाँ होंगे। पब्लिकली कह चुके हैं कि हमसे गलत फैसला हुआ, ये वाला नहीं करना चाहिए था हमें। नहीं, देखें, वो सक्सेस हैज मैनी फादर्स एंड अनफॉर्चुनेटली जब नाकामी होती है तो सारे यतीम हो जाते हैं। वो यलगार हुई तो उस सियाक को सबाक में शायद वो कह गए। मैं खुद मौजूद था जब इलेक्शन कमीशन के पास हुआ, तो मैंने खुद पॉइंट आउट किया था कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन पे चले जाएं। पार्लिमानी पार्टी इज़ अ सेपरेट एंटिटी। जहां आपने कोई अंदर का हाउस का फैसला करना हो वहां पार्लिमानी पार्टी करती है, अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टी का हक है फैसला करना, और यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज लिखा हुआ है। यानी यू आर कॉन्फिडेंट कि ये मखसूस चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मुझे ये बताएं सर कि ये जो आर्टिकल 175 में तरमीम की बात हो रही है, कल इस पर जुडिशल कमीशन का इजलास भी हुआ, मौखर हो गया, फिलहाल मुलतवी हो गया था। ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है इसका? बताया तो ये जा रहा है जनाब कि एक बड़ा वसी किस्म का एक रिफॉर्म पैकेज जो है वो लाया जा रहा है, आईनी तरमीम का पैकेज लाया जा रहा है। आपको इस पैकेज का मकसद क्या लग रहा है? वाक़ईतन इस्लाहात ही इस पैकेज का मकसद है या आपको कुछ और इसमें इंटेंट कुछ और नज़र आ रहा है आपको इसका? नहीं, ये तो देखें बददियानती पर मबनी है। ये जो भी बात हुकूमत कर रही है, ये अपने आप को किसी तरीके से लेजिटिमेसी कन्फर करने की कोशिश कर रही है। ये अपने आप को एंट्रेंच करने की कोशिश कर रही है कि हमें किसी अंदाज से, किसी तरीके से एज अ हुकूमत तस्लीम कर लिया जाए। अब देखें, जो हुकूमत अपना वज़ीर ख़जाना नहीं बना सकती है, जो हुकूमत अपना वज़ीर दाखिला नहीं बना सकती है, उसको आप हुकूमत कैसे कहेंगे? पंजाब में आपने बात की हुकूमत की लेजिटिमेसी के साथ, जो वो एक लीगल रिफॉर्म्स के पैकेज लेके आ रहे हैं, जो इसलिए कि वो ये जाहिर करेंगे कि देखें, हमारी पार्लियामान के अंदर जो है हमारे तस्लीम शुदा हम एक हकीकत हैं जो कि तस्लीम शुदा नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे 100 आपने वोट जो है घुस बैठिए बिठा दिए पार्लियामान के अंदर, ये अवाम के तर्जुमान नहीं है, ये रियासत की नफी है आर्टिकल 7 की और आर्टिकल 5 की। पहले आप रियासत को तो आप समत को, किबले को दुरुस्त कर लें, उसके बाद हम आपके साथ हर किस्म की बात करने को तैयार हैं। कि अगर आप हमारे बिल्कुल मुखालिफ हैं, एडवर्सरीज हैं आप, तो हम बिल्कुल आपके साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन पहले आप वो तो जरा जो घुस बैठी हैं उनको तो निकालिएगा। अवाम की ख्वाहिशात और का मकसद आपको क्या लग रहा है? वाकईतन ये एक ठीक किया जा रहा है प्रोसीजर को जजेस की तकर्री के वाले से, आपको इंटेंट क्या लग रहा है इसमें? देखें, जहाँ तक ताल्लुक है, देखें इसमें कोई शायबा नहीं है कि 19वीं तरमीम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस ने बुलडोज करवाई थी हमसे। यानी 18वीं तरमीम में जब एक तायन हुआ था, उसमें प्रेमिसी जो थी वो पार्लिमानी कमेटी की भी प्रेमिसी थी और इसमें भी एक बैलेंस था। लेकिन उन्होंने 19वीं तरमीम हमसे करवा के टोटल जो है जुडिशरी के अख्तियारात में तैनाती को जो है वो दाखिल कर दिया, उनकी तादाद बढ़ाकर, उस कमेटी में जजेस की तादाद बढ़ाकर। वो तो यकीनी बात है कि वो बदनीयती पर मबनी थी, क्योंकि अगर हम 19वीं तरमीम ना करते तो उन्होंने कहा 18वीं तरमीम को ही मैं उड़ा दूंगा। तो वो जिस तरह से जबिल्लत थी उनकी, आपको पता है 17 के 17 जजेस जो हैं वो एक ही बोली बोलते थे जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब कहते थे। उनके से किसी को डिफ़र करने की जो है जसारत नहीं होती थी, और फिर उनका जो तसल्लुत था वो आपको पता ही है कि हर इदारे पर भी हावी था। लेकिन अब यकीनन होनी चाहिए। देखें, आप क्लर्क भी बनाते हैं, आप पीसीएस ऑफिसर बनाते हैं, आप सीएसपी, आप इंजीनियरिंग तो किसी वोट फील्ड करना में बनाते हैं। अगर आप इसे उसूली तौर पे आप सपोर्ट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक मूव है, तो फिर तो आपको वोट करना चाहिए। मैं देखें, बात ये है कि कौन कर रहा है। सवाल ये है कि क्या अवामी नुमाइंदे वाकई ही कर रहे हैं ये तरमीम, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये मफाद आमा के लिए है या फिर किसी को जो है 3 साल इजाफी जो है म्याद देने के लिए किया जा रहा है।
और मनपसंद अशखास को जो है नवाजा जा रहा है। देखें ये तो फिर इनकी तो नवाज आपने देख ही लिया 2-3 महीने से क्या जो है या आपको खुद साहब सिर्फ एक आपको शक ही है कि 3 साल नवाजने वाली जो बात है, या आपके पास वाकई कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है भी, चूंकि आप खुद वकरा बरादरी साहब का ताल्लुक भी है तो आपके सुनगुन काफ़ी ज़्यादा है, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर भी आप चूँकि काम कर चुके हैं वहाँ भी, तो वाकईतन ये इसका मकसद जो है वो मुद्दत मुलाज़मत में तोसी है चीफ जस्टिस की, या कुछ और है? समर हर वक्त होता है, हर वक्त जब चीफ जस्टिस जाने वाला हो जाता है, चूँकि ये भी अक्टूबर में जा रहे हैं, हर वक्त ये जो है हमेशा ऑफ़र की जाती है और ये बेट दिया जाता है ताकि अपने मनपसंद फैसले लिए जा सकें। ये हर चीफ जस्टिस सवाल ये था कि ये सिर्फ आपका अंदाज़ा है या आपकी मालूमात हैं? ये लॉ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि मैं इस चीज़ को मुस्तरद नहीं कर रहा, मैं इस चीज़ को, उन्होंने खुद कहा, मैंने खुद सुना, सो इसलिए ये हवा में तो नहीं है स्पेकुलेशन। और 2-3 माह से जो बात इनके वो कर रहे हैं वो भी है। और फिर जिस सियाको सबाक में अब ये केस चल रहा है 6 जजेस का, आप देख लें डिवाइड किस तरह से जा रही है। ये 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कर रहे हैं, अगर इसको जो है वो कोशिश की जा रही है दबाने की, तो बाकी जजेस जो हैं ज़ाहिर है बरमला कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा और नहीं हो सकता है जब तक अदालत आज़ाद ना हो। अगर जुडिशरी इन चेन्स है, अगर फैसले जो है ये किसी एग्जीक्यूटिव या इस्टेब्लिशमेंट के जो है ईमा पर या उनके असर पर या उनके दबाव पर हो रहे हैं, और ये सारी हाई कोर्ट्स ने कह दिया कि उन पर जो है स्ट्रेस और दबाव है इस चीज़ का, सो ये रियलाइजेशन बड़ी स्ट्रांग है। ठीक है, तो खोसा साहब ये बात वाज़ेह है कि 19वीं आईनी तरमीम के बाद अगर 20वीं लाई जा रही है, ये यानी कि जो जजेस की तकर्री के मामले में जो एक बैलेंस अगर लाने की कोशिश की जा रही है, जो ख़राबी 19वीं तरमीम में हुई थी आपके बकौली, उसे अगर ठीक करने की कोशिश हो रही है जिसको आप भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन तरमीम को आप सपोर्ट नहीं करेंगे चूँकि ये हुकूमत लेके आ रही है। देखें, तरमीम की बात यह है कि पहले आप हाउस इन ऑर्डर तो कर लेना। तरमीम में तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि क्लर्क की अपॉइंटमेंट हो, पीसीएस हो, सीएसएस हो, कोई टेस्ट्स होते हैं, कोई क्राइटेरिया होता है, कोई मेरिट होता है, कोई इंटरव्यू वाइवा वोसी होती है, कोई एक कमीशन बन के उनको एग्जामिन करता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक चीफ जस्टिस साहब जिसका मर्जी नाम दे दें और बाकी सारे उसको आमन्ना कर दें। ठीक है, मगर मैं आपकी बात में बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ, आप सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, बिल्कुल होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। अच्छा काम अगर ये कर रहे हैं तो उसे सपोर्ट करना चाहिए ना। अच्छा काम ही तो नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, ये अच्छे हैं ही नहीं तो अच्छा काम कहां से करेंगे? पहले अच्छे तो बन जाए। देखे ना, 2 चीजें होती हैं, या आप मेरिट पे बहुत अच्छे हैं या आपको अवाम ने मुंतखब किया है। ना ये मुंतखब है अवामी और ना ही ये मेरिट पर एक्सेल करते हैं। हम किस बात के, ना इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी इनके अंदर है। ये मैं इसे सेलेक्टिव हेटेड कहूँगा खोसा साहब। नहीं सेलेक्टिव नहीं है। कि ये जो मामला है आपका गंदम स्कैंडल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज, काफ़ी बातचीत है। कल बात की असद कैसर साहब ने जनाब के नैब से इसकी तहकीकात करवाई जाए, मामला नैब को भेजा जाए। वो नैब जिसने आज से 4 दिन पहले ही खान साहब को नोटिस भेजा तोशा खाना 3 या 4 के नाम से, उसी नैब को अभी आप चाहते हैं कि वो नैब चलता रहे और ये मामला वहाँ पे जाए। आपको नैब पे वाकईतन इतना एतमाद है? नहीं, देखें बात ये नहीं है, ये तो सिंबॉलिकली उन्होंने कहा कि इसका ग्राफ्ट जो है, जो एक इदारे हैं उनको एग्जामिन करना चाहिए जो करप्शन मैसिव कर रहे हैं और की जा रही है। और गंदम के खसूसन आप देखें कि हमारा किसान इस वक्त बिलक रहा है और खेत में जो है सारी गंदम पड़ी हुई है, उठाने वाला कोई नहीं है, और बारिश होने से वो जो हो जाएगा ज़मीन बोझ हो जाएगी और जितनी ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान होगा इसका अंदाज़ा ही नहीं है। और आपने 37 जो है मिलियन टन्स जो है गंदम आपने इंपोर्ट कर ली और वो जो है आपने जो है सारे गोदाम अपने भरे हुए हैं और उन्हीं पर जो है सस्ते दामों लेकर आप बेच रहे हैं। और हुकूमत को जो है और किसान को जितना इस वक्त नुकसान हो रहा है, कोई तो इसमें है जिसने फ़ायदा उठाया, बिलियंस का फ़ायदा उठाया है और लूटा है इस कौम को, तो क्यों ना हो इस पे कौन सा इज़ारा करेगा। सो उन्होंने अगर ये लगता यह है कि शायद आपको मुज़ाकरात ही शायद करना पड़े हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आप जितने भी सख्त बयान उनके खिलाफ दे लें, क्योंकि जो पॉलिसी रियासत की जो है वो ये नज़र आ रही है कि ये जो एक बहुत बात होती है ना कि भाई सियासी इस्तेकाम लेकर आएंगे मुल्क पे तो मुआशी इस्तेकाम आएगा, लेकिन रियासत की पॉलिसी लगता है कि ज़रा मुख्तलिफ है। जो मेरी मालूमात है वो ये है कि मुआशी इस्तेकाम आ जाना है जनाब 1.5 साल तक, जो यानी जो रियासत प्लान कर रही है, हुकूमत प्लान कर रही है, भाई 1.5 साल में आ जाना है मुआशी इस्तेकाम आ गया तो सियासी इस्तेकाम आना ही आना है। तो मुझे तो 1.5 साल तक के लिए तो खास के लिए कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। देखो समर,
मिलबस का एक आपने सुना होगा, मिलबस अगर मिलिट्री चली जाती है बिजनेस में तो फिर खुदारा आप कभी नहीं छोड़ोगे इस मुल्क के इक़्तिदार को अवामी नुमाइंदों के ही तवस्सुत से जो है चलना चाहिए और आइन के ताबे होना चाहिए तमाम इदारों को। खुदारा ये मत कीजिएगा हम मिलबस में पड़ गए हैं, हमारी इकॉनमी जो है किसी और के हाथ में चली गई है, हमारे जो है डील्स कोई और करता है, हमारी हुकूमतें कोई और बनाता है, आवाम को अगर नहीं आप लेंगे इन कॉन्फिडेंस तो फिर आपका इमरानी मुआहदे की नफ़ी हो रही है। खुदारा आप ऐसा मत कीजिएगा। हमें इस पाकिस्तान के डिबैकल से सीखना चाहिए, बजाय इसकी पाकिस्तान के साने से सीखें। हम मगरबी पाकिस्तान को भी वही तबाही का शाखसाना बना रहे हैं, तो इस तरह से ना कीजिएगा। आवाम को आप हक़ हुक्मरानी लौटाइएगा और फिर आप सारी बातें करें। बिल्कुल फिर हम ताबेदार हैं और करेंगे। जो आवाम की सही नुमाइंदा होंगे उन्हीं की हक़ हुक्मरानी है, उन्हीं पर आइन कहता है कि उनके साथ वफादारी लाजिम है और आइन की ताबेदारी हर एक पर लाजिम है। आर्टिकल 5 यही कहता है, चाहे वो फौजी अस्करी क़यादत हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे आपका इस्तक़लाल नहीं आ सकता है। हम इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहते हैं, इसीलिए हमने तहरीक चलाई है, आइन की जो है बालादस्ती की, आइन की बहाली की हमने बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर की। हमारे साथ रहेगा। वर्ल्ड कप नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब जा रही है अगले महीने वर्ल्ड कप खेलने के लिए और उससे पहले इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए पाकिस्तान ने अपना 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है। लेकिन इस स्क्वाड में भी कुछ बड़ी हैरानकुन किस्म के कमबैक्स हुए हैं, कुछ प्लेयर्स को निकाल दिया गया है। पर्टिकुलरली अगर आप बात करें तो हसन अली की शमूलियत पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। हारिस रऊफ़ जो कि उनकी परफॉर्मेंस एट पार नहीं रही थी वर्ल्ड कप के अंदर, PSL के अंदर भी, इवन फिर वो अनफिट भी हो गए थे, उनकी वापसी होना, उसामा मीर का टीम से अचानक से आउट हो जाना, जमान खान का आउट हो जाना, तो काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। और अभी तक हम वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस क्यों नहीं कर सके जो कि बाकी काफ़ी ममालिक अनाउंस कर चुके हैं। और PCB के अंदर एक क्या क्लीन अप ऑपरेशन शुरू हो चुका है कि बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो इस्तीफे दे के जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर ये बताएं कि ये जो हमारी टीम सेलेक्ट हुई है इंग्लैंड और आयरलैंड के टूर के लिए, और ज़ाहिर यही वर्ल्ड कप में भी जाएगी, हमारी 18 रुकनी स्क्वाड है, कैसे देखें आप इस स्क्वाड को सर? ये कितना बैलेंस स्क्वाड है और जो सिलेक्शन टीम में है, हमारा जो बैलेंस है बॉलर्स का, फास्ट बॉलर्स का, ऑलराउंडर स्पिनर्स को देखते हुए, हमारे टॉप ऑर्डर को देखते हुए, मिडिल ऑर्डर को देखते हुए, एक बेहतर हमारी टीम बैलेंस आप देखने कॉम्बिनेशन या अभी है इस पे काफी कमी कोताही? समर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, you're always kind, it's a pleasure to be on your show। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने कहा ये वर्ल्ड कप में जाएगी, ये टीम वर्ल्ड कप में नहीं जाएगी। तो आपके सिलेक्टर्स जो बहुत 7 बड़े ऊंचे नाम हैं, they haven't been able to announce the team for the World Cup। यानी अभी हमने वेट करना है। हालांकि आप देखो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जो जायंट्स हैं, जो कि एस्टैब्लिश टीम्स हैं, एस्टैब्लिश बोर्ड्स हैं और जिनको पता है, जिन्होंने होमवर्क किया हुआ है कि उनके कौन से 15 होंगे और कौन से 11 होंगे, तो वो तो अनाउंस कर बैठे। बट अब हम तो अभी भी एक्सपेरिमेंट करेंगे शायद। लेकिन डॉक्टर साहब इन्हीं 18 में से इन्हीं 18 में से अब हमने वर्ल्ड कप की टीम जो है वो चूज करनी है, इन्हीं 18 में से हमने स्क्वाड अनाउंस करना है, क्योंकि अब तो मेरे से हमने उसी हिसाब से ये टीम 18 फाइनलाइज करके भेजी है। देखें, इसमें मैं अपना सिर्फ 18 नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी ये दे विल बी सीइंग सैम अयूब की परफॉर्मेंस इनको देखनी पड़ेगी, फिर इनको देखना, हसन अली को इन्होंने वापस लिया है, तो वो कितना परफॉर्म कर पाते हैं, सलमान अली आ गए, इनमें से 3 ड्रॉप होने हैं, तो ये आपने जहन में रखना। जी हाँ, ये तो ये सर्टेन चीज नहीं है। अच्छा, दूसरी बात अगर आप करते हैं तो अनफॉर्चुनेट है कि हमें जिस वक्त ये आए थे क्रिकेट बोर्ड, तो चेयरमैन ने कहा था कि जी PSL के जो परफॉर्मर्स हैं उनको पिक किया जाएगा। जहां तक ताल्लुक है बैट्समैन का, ओके फाइन, वी आर नॉट गोइंग टू डिबेट, मोर और लेस आपने मिडिल ऑर्डर को भी कंपनसेट करने की कोशिश की है सलमान के साथ, आजम खान को शायद अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी, इफ्तिखार भी है, ठीक है। ओपनर्स जो है वो आपके सेट हैं, डिसाइड ये करना होगा कि सैम और बाबर करेंगे या बाबर और रिजवान करेंगे। इंटरेस्टिंगली बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट भी सबसे बेहतर है, परफॉर्मेंसेज भी आउटस्टैंडिंग है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन
अगर आप बॉलर्स पे आते हैं तो पावर प्ले में अगर आप देखें तो आपको टॉप 5 में PSL 9 के नजर आता है मोहम्मद अली, जिसने 5 आउट किए थे, 23 ओवर लिए थे पावर प्ले में। फिर आपको दोबारा मोहम्मद अली नंबर 2 पे नजर आता है मिडिल ओवर में, जो आपका हमेशा प्रॉब्लम रहा है, और वहां पे उसने 5 आउट किए हुए हैं 9 ओवर्स में। और फिर आपके लास्ट 5 में मोहम्मद अली आपको नजर आता है, जिसने 9 आउट किए हुए हैं 11 ओवर्स में। तो मोहम्मद अली किधर चला गया? वाई हमने क्यों? सर हमें तो हर तरफ हसन अली नजर आता है। जब भी मेगा इवेंट को आता है, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप है, T20 या कोई भी, हमें हसन अली नजर आने लग जाता है उसी मेगा इवेंट से पहले। देखिए, नथिंग अगेंस्ट हसन अली, बहुत सीजनड है, 100% देता है, बहुत एनर्जेटिक है, वो ठीक है। लेकिन अब मुझे बताएं कि मोहम्मद अली और क्या करे, कहाँ पे जाके टक्कर मारे। अच्छा, आपने 2 लेग ब्रेक बॉलर्स लिए, ठीक है कि आपने वो मिस्ट्री जो पार्ट है उसका, इब्रार का पावर प्ले में भी बॉलिंग कर लेता, आपने उसको पिक कर लिया। लेकिन उसामा मीर का क्या करना है, जिसने PSL में 23 आउट किए। मैं शायद उनका ग्रेट फैन नहीं हूँ, लेकिन उनके मिडिल ओवर में 7 से 15 में 19 विकेटें हैं। और अगर आप शादाब, अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में उससे बड़े अच्छे ब्रेक थ्रू लेके दिए सर उसने, तो उनका क्या कसूर हो गया कि जी 3 लेग ब्रेक नहीं लेके जाने थे? तो फिर आप एक डिसीजन लेते, या इब्रार जाता है या शादाब जाता है। शादाब को अच्छा क्या आपने एज बैट्समैन लिया, क्या आपने अमाद वसीम को एज बैट्समैन लिया टीम के बैलेंस के लिए? तो ये चीजें हैं। बट ओवरऑल आई पर्सनली फील कि ये टीम, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ आपके शोज में कि T20 अगर हम वैसे कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में देखें तो हमारी टीम बहुत इररिलेवेंट नजर आती है, लेकिन ICC टूर्नामेंट्स में इनकी हमेशा जो है परफॉर्मेंसेज इम्पैक्टफुल रहती हैं और ये चले जाते हैं डू और डाई स्टेज पे, सेमीफाइनल वगैरह में। सलमान अली आगा के आने से डॉक्टर साहब, हमारा ये जो मसला है नंबर 4 या 5 का, ये हल हो जाएगा आपको लग रहा है? देखें, आप नंबर 4-5 की बात कर रहे हैं तो फिर आपने फखर जमान को किधर खिलाना है, आपने रिजवान को किधर खिलाना है? अगर रिजवान ने ओपन करना है, सैम 3 पे आएगा, 4 पे फखर आएगा, तो 5 पे कौन होगा? ठीक है। तो उसके बाद आपने इफ्तिखार को भी फिट करना है, आपने अमाद वसीम को भी करना है, आपने शादाब को भी करना है। सो आपके पास आजम भी है। सो आई पर्सनली फील कि अभी ये डिसाइड करेंगे, ये जो 3 मैच हैं आयरलैंड के अगेंस्ट और 4 इंग्लैंड के अगेंस्ट, एंड लेट्स सी। बट आई पर्सनली फील कि अनफॉर्चुनेटली, मैं कहना नहीं चाह रहा था, यही 18-20 लड़के हैं जो आपका क्रॉप है, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये PCB में क्या चल रहा है आजकल? बड़ी मारा मारी चल रही है, बंदे इस्तीफे दे दे के छोड़ के जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है सर? कोई क्लीन अप ऑपरेशन चल रहा है या लोग खुद ही जा रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि दे हैव बीन आस्क्ड टू रिजाइन, और ये शायद इनका जरा माइंडसेट और है। ये CM भी रहे केयर टेकर, और ये आए एडमिनिस्ट्रेटर बड़े तगड़े हैं, और जो अनवांटेड पीपल, दोज हु हैव बीन हायर्ड ऑन हायर सैलरीज बट नॉट डिलीवरिंग, तो सुना है कि नायला भट्टी भी चली गई हैं। तो ये जो मेडिकल वाला तो एक ओपन एंड शट केस हो गया, लेकिन हैरत मुझे इस बात की है कि ये पहले भी कोविड में इनकी गिल्टी हुए थे और रिजाइन कर गए, तो फिर दोबारा इनको रीइंफॉर्म किया गया और लेके आया गया। तो ये कसूर शायद डॉक्टर्स का इतना नहीं है, जो डॉक्टर लेके आते हैं कि आप स्टेट ऑफ द आर्ट जो है डॉक्टर्स, मॉडर्न स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं लेके आते, और आपका ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आई थिंक कि सर्जिकल रिमूवल हो रहा है और टैक्टिकल रिमूवल हो रहा है, एंड इफ इट ऑगर्स वेल फॉर PCB, फाइन, दैट्स नॉट एन इशू। सही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू लायजा की डॉक्टर नुमान नियाज़ की टीम के बारे से। 2 स्क्वाड हमारा अनाउंस होना बाकी है, लेकिन जो टीम 18 की हमने भेजी है न्यूजीलैंड इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए, इसी में से ही हमारी फाइनल जो है स्क्वाड हमारा अनाउंस होना है। तो इसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा इशूज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई किए डॉक्टर साहब ने। बहरहाल हमारी तरफ से तो नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात है टीम के लिए कि वो वर्ल्ड कप में जाए और अच्छा परफॉर्म करे। आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।